So hello and welcome everyone to matrices and determinant lecture series. This is lecture number 3. आज हम डिस्कस करेंगे determinants and its properties. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। हाँ, रोज एंड कॉलम में हम डेटा को अरेंज करते हैं, वो एक मैट्रिक्स है। और डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट एक स्केलर है। ठीक है, सपोज हमारे पास n बाई एन में स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उससे रिलेटेड एक स्केलर है, उसी को हम डिटर्मिनेंट कहेंगे। देखो जैसे हम अगर जब हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं ना, तो लीनियर अलजेब्रा में हम ये देखते हैं कि जैसे एक सेट होता है, उस सेट को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एम एन बाई एन। ठीक है, ये दिस इज इसमें मैट्रिसेस आएंगी ए सच दैट ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे कि ये सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, ये क्या है? सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन बाई एन, ऑफ ऑर्डर एन बाई एन। तो इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। और ये जो बनता है, ये एक वेक्टर स्पेस बनता है। ठीक है, अभी हम लीनियर अलजेब्रा में जाएंगे जब, तो वहां पे देखेंगे हम कि ये जो सेट है, दिस सेट बिकम्स अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड। किसी एक सपोज रियल नंबर का फील्ड ले लिया हमने, तो उस फील्ड के ऊपर क्या बन जाएगा? एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं, इसके अंदर क्या आ रही है? एन बाई एन की मैट्रिसेस आ रही है। तो हर एक एलिमेंट को हम एक वेक्टर बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इज अ वेक्टर। अ मैट्रिक्स इज अ वेक्टर। ठीक है, मैट्रिक्स एक वेक्टर होती है, और डिटर्मिनेंट एक स्केलर होता है। डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर। डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर। ठीक है, मैट्रिक्स एक वेक्टर है, डिटर्मिनेंट एक स्केलर है। अब डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं वो हम देखते हैं अभी। पर पहले हम बेसिक समझते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। सपोज मैं 2 बाई 2 की मैट्रिक्स लिखता हूँ, तो ये है 2 1 3 एंड सपोज 5, ये लिखा है। तो ये क्या है? ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स एक रिप्रेजेंटेशन है। मीन्स हम इसको इस तरीके से बॉक्स में लिखते हैं है ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स में। जैसे सपोज यहाँ पर क्या है? यहाँ पे थे 2 बाई 2 ऑर्डर का है। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है एन बाई एन ऑर्डर की, तो उसी का हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को हम इस तरीके से लिखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, वो क्या आ जाएगा? इसको जब हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 5 2 10, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप सबको आता है ये सब कैलकुलेट करना। 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4, सॉरी 5 इंटू 2 10 माइनस 3, कितना आएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7, तो ये डिटर्मिनेंट। अभी हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं इस मैट्रिक्स ए और इस डिटर्मिनेंट ए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये तो एक मैट्रिक्स बन रही है, मीन्स ये एक वेक्टर है और एक स्केलर है। डिटर्मिनेंट हमेशा, अभी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, जैसे सपोज यहाँ पर तो अभी एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब मैं कोई भी एक एन बाई एन की मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ठीक है, एन बाई एन की एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। अब उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग दिखेगा। जैसे इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एन बाई एन। ठीक है, एन बाई एन की कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। सपोज ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन बाई एन। अब इसका स्ट्रक्चर हमें अलग दिख रहा है। इसमें 2 रो एंड 2 कॉलम है, इसमें एन रोज एंड एन कॉलम है, बट जो डिटर्मिनेंट है दोनों का सेम होगा। सेम मीन्स इसका एक नंबर आया स्केलर, इसका कुछ और आएगा। मान लेते हैं इसका इसका नंबर आया अल्फा। तो हमें दिख रहा है कि डिटर्मिनेंट इसका भी स्केलर आया, इसका भी स्केलर है, दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे? ये जो नंबर्स हैं इसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, वो जिस फील्ड से आते हैं, जैसे सपोज ये किस फील्ड से आ रहे हैं एलिमेंट, रियल नंबर से ले रहे हैं सपोज हम, तो ये भी क्या है? ये भी उसी फील्ड में बिलोंग करेगा। ठीक है, उसी फील्ड का स्केलर हो गई। दिस बिलोंग्स टू एफ। जिस ये जो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट जिस फील्ड से आते हैं, उसी फील्ड में इसका स्केलर डिटर्मिनेंट उसी फील्ड में लाई करेगी। ठीक है, तो वेक्टर और स्केलर, इन दोनों में ये फर्क है कि वेक्टर एक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। फील्ड, वेक्टर स्पेस किसी फील्ड के ऊपर डिफाइन होता है, वो फील्ड में स्केलर्स आते हैं। स्केलर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना, उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सब कुछ होता है। मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, फील्ड के अंदर सारे सब कुछ चलता है। एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन भी चलता है उसमें। ठीक है, क्योंकि इनवर्स है हर एलिमेंट का, नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स है, तो हम मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कुछ कर सकते हैं। मैट्रिक्स में नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में हम एक मैट्रिक्स को दूसरे से डिवाइड थोड़ी कर सकते हैं। और ये हो सकता है कि मैट्रिक्स अभी इसका तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि 7 आया। कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया, तो उसका तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम मैट्रिक्स का इन्वर्स भी नहीं ले सकते हर मैट्रिक्स का, है ना। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में ये फर्क है। अब डिटरमिनेंट निकालते हैं जैसे 2 बाई 2 को, तो हमको पता चल गया। 3 बाई 3 का क्या करेंगे? सपोज एक मैट्रिक्स है, हम मैं एक बस निकाल के देख रहा हूँ एक का, वैसे सबको आता ही होगा, बट फिर भी एक हम सपोज ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। इस टाइप से मैं आर्बिट्ररी एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ।
ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स ले ली ए। तो अब इसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट, इसको हम सब डिटर्मिनेंट्स में या इसके हम माइनर्स देखेंगे इस टाइप से। देखो क्या करेंगे, फर्स्ट रो सपोज किसी भी रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो मैं इस फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करता हूँ, फर्स्ट रो के अलोंग। तो क्या होगा, पहले हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसको छोड़ छोड़ देंगे, तो आ जाएगा ए यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज़ और है इसमें, चलो इसको ना इस तरीके से लिख देते हैं पहले। सपोज ये ऐसा है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हर यहाँ पे जो पोजीशन है ये आई जे लिखा है, ये जो है ये इस पोजीशन से हमें एक ये ठीक, ये एक हर किसी की एक पर्टिकुलर पोजीशन है। तो जब हम इसके डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो हर पोजीशन के लिए एक ऑड पोजीशन है, इवन पोजीशन होगी। मतलब कैसे, ये होगी -1 टू द पावर आई प्लस जे। अब आई और जे ये हैं, जैसे सपोज यहाँ पे वन और वन का सम कितना था, टू, तो ये इवन पोजीशन होगी, तो इवन पोजीशन पे प्लस आएगा यहाँ पे पॉजिटिव। ये 2 + 1 3 हो गया, ये ऑड पोजीशन है, ये ऑड है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस, जैसे 2 + 1 3 हो गया, तो 3 के लिए नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या है, ये हर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हमने इवन एंड ऑड पोजीशंस डिफाइन कर ली। वो कैसा आएगा, -1 टू द पावर i+j। तो जब भी i+j इवन होगा तो पॉजिटिव आएगा, ऑड पे नेगेटिव आएगा। तो इसका डिटरमिनेंट कैसा होगा, रो वन के लॉन्ग सपोज मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो आएगा A11 विद इन ब्रैकेट, मीन्स A11, इसको फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को छोड़ा, अब हमारे पास ये डिटरमिनेंट आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिटरमिनेंट A22, A23, A32, A33, ये हो गया। अब माइनस करके देखो, अब सेकंड पोजीशन है, हमको पता है ये प्लस था यहाँ पे, इसलिए प्लस आया। यहाँ माइनस पोजीशन है, ये नेगेटिव ऑड पोजीशन है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस। अब फिर लिख दिया हमने A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हमने ड्रॉप कर दिया। अब हमारे पास 4 एलिमेंट बचे, ये और ये, तो इन चारों को लिखेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे क्या आएगा, A21, A23, A31, A33, ये हो गया। अब फिर लास्ट में ये फिर से ही पॉजिटिव मतलब इवन पोजीशन आ गई, तो प्लस A13, इसको ड्रॉप कर देंगे, तो A21, A22, A21, A22, A31, A32। ठीक है, बस हमें 2/2 का तो हमें सॉल्व करना आता है, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें एक लास्ट में हमें एक स्केलर मिल जाएगा अल्फा। तो वो इसका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट, उसको हम डिनोट करेंगे, मीन्स ये क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं। ठीक है, डिनोट कैसे करेंगे, कहीं कहीं पे ऐसे डिनोट किया होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और कहीं कहीं पे डिनोट किया होगा ऐसे, तो दोनों सिंपल इक्विवेलेंट है। ठीक है, दोनों दोनों के दोनों चलेंगे। अच्छा, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए एंड ट्रांसपोज आर इक्वल। तो क्योंकि हम डिटर्मिनेंट निकालते समय किसी भी रो या किसी भी कॉलम का लोग एक्सपेंड करें तो सेम ही रिजल्ट आता है, तो ट्रांसपोज लेने का कोई मीनिंग नहीं है। ट्रांसपोज लेने से कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज लेने पे वही रहेगा, जो रो था वो कॉलम बन जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। सेकंड अगली प्रॉपर्टी कह रहा है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन तो क्या होगा, इफ ए हैज रो और कॉलम जीरो, इफ ए हैज अ रो और कॉलम जीरो देन डिटरमिनेंट। इसका मीनिंग क्या हो गया, किसी किसी मैट्रिक्स की अगर एक पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम अगर जीरो बन जाए तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। मतलब पहला पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि सपोज एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, ए इज इक्वल टू सपोज इस टाइप का अगर मैं डिटरमिनेंट आ गया कि पूरी की पूरी रो ही जीरो हो गई, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, सपोज अब 2 5 6 3 -9 7, तो क्योंकि ये पूरी की पूरी रो ही जीरो हो गई तो ये जीरो हो जाएगा। और सिमिलरली सेम कॉलम के लिए भी अगर कहीं पे आकर मान लेते हैं 5 1 7, ये पूरा का पूरा कॉलम ही जीरो हो गया, 7 1 9, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहते हैं वाली थ्योरम। ठीक है, बी। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, लेट ए हैज टू आइडेंटिकल रोज, इफ ए हैज टू आइडेंटिकल रोज देन डिटरमिनेंट। दैट मीन्स क्या होगा कि अगर ए के पास दो सेम आइडेंटिकल रोज हो गए, सपोज दिखाएं कि 2 1 5 6 1 9 और 6 1 9, ये लिखा है सपोज 6 1 9 6 1 9, ये सेम हो गए, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, इसलिए ये दोनों रो आइडेंटिकल हो गए, इसलिए जीरो। सिमिलरली कॉलम के लिए भी ऐसी है, मीन्स सपोज यहाँ पे क्या होगा 5 2 7 और यहाँ पे 0 1 4 और 5 2 7, क्योंकि ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो गए, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, जीरो हो जाएगी। सी वाली प्रॉपर्टी कहती है द ट्रायंगुलर
अपर और लोअर ट्रायंगुलर देन मैट्रिक्स। तो अगर सपोज एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मींस अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। तो हम अपर ट्रायंगुलर की बात करते हैं। सपोज यहाँ पे लिखा है 217 042 003, ये सपोज ये। तो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है। डायगोनल एलिमेंट क्या है, अगर हम इसका निकालना भी चाहे, हम कॉलम वॉल के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करेंगे अगर, तो बाकी देखो पहले 2 के साथ आएगा, इसको ड्रॉप करेंगे, इतना डिटर्मिनेंट आएगा। फिर उसके बाद जीरो कोएफिशिएंट आएगा तो पूरा जीरो, ये आएगा तो पूरा जीरो। इसका मतलब क्या आएगा, सिर्फ देखो अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ये 4 × 3 - 2 × 0, तो कितना आएगा 4 × 3 - 0। फिर अगला वाला आएगा -0, अगला वाला +0, सब कुछ तो जीरो हो गया, कितना बच गया लास्ट में, 2 × 4 × 3, ठीक है। तो 2 × 4 × 3, तो डायगोनल का प्रोडक्ट आया सीधे सीधे, है ना। तो 2 × 4 8 3 जा 24, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। समझ गए। ये प्रॉपर्टी वही करेगी, अगर ट्राइंगुलर हो या फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हो, इस टाइप की कोई भी हो, मीन्स डायगोनल, जैसे ये डायगोनल, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये। तो ऐसे ही इसका सेम टू सेम अगर लोअर ट्रायंगुलर भी होती है, यहाँ पे पूरा का पूरा जीरो होता है, मीन 0 0 0 इस टाइप से होता, तभी भी इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, पहले यहाँ पे लिखा है सपोज बी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय एन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, देन इफ टू रोज और कॉलम ऑफ ए आर इंटरचेंज, देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू, दैट मीन्स क्या हो गया, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको फिर से, ठीक है। कि अगर हम एक बार किसी रो या रो को या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो उससे डिटर्मिनेंट माइनस मतलब नेगेटिव साइन आ जाता है। एक बार करने से, 2 बार करेंगे तो फिर से नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर मैं ये लिखता हूँ ए इज इक्वल टू सपोज लिखा है 215 215 7 3 2 - 1 4 2, ये क्या। और अगर मैं बी में इसमें क्या कर दूं, मैं ऐसे कर दूं कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, R1 R2 को इंटरचेंज कर दिया सपोज, ठीक है। R1 R2 को इंटरचेंज कर दिया, तो उससे जो मैट्रिक्स बनी सपोज वो ऐसा बन गया, R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया तो 7 3 2, मीन्स डिटर्मिनेंट क्या बन गया, 215 - 1 4 2। तो ये बी मान लिया मैंने इसको, ठीक है, ये है। तो इस जो बी का डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू माइनस टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ, इसका जो भी डिटर्मिनेंट आएगा कैलकुलेट करके देख लेना। और इसका डिटर्मिनेंट दोनों में सिर्फ एक नेगेटिव साइन का सिंबल का फर्क होगा, क्योंकि इन दोनों का रो का ऑर्डर चेंज हो गया बस ना, ये ऊपर और ये नीचे आ गया, बस इन दोनों को हमने चेंज कर दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये पहले प्रॉपर्टी ये थी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ रो और कॉलम, ये सेम कॉलम के लिए भी यही चीज है, जो रो हमने चेंज किया, अगर कॉलम पे भी कोई एक हम इंटरचेंज करते तब भी यही कंडीशन आती। फिर सेकंड लिखा है इफ रो ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड स्केलर, किसी एक रो को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें अगर, सपोज यही मैट्रिक्स है, फिर से यही लिया हमने कि 215 7 3 2 -1 4 2, ये लिया हमने। और इसमें क्या करता हूँ, बी इज इक्वल टू कोई दूसरे डिटर्मिनेंट को क्या लिख देते हैं, इस पूरी डिटर्मिनेंट को मैं फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 6 3 और 15, ये हो गया 7 3 2 -1 4 2, ये है सपोज। तो इसका जो बी का डिटर्मिनेंट आएगा कैलकुलेट करके देख लेंगे, ये कितना है, मतलब इसमें से हमने एक रो में से हमने 3 को कॉमन ले लिया अगर, तो ये 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो वही कहना चाह रहा है कि ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए के, ये क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई करा है। तो यहाँ पे आर्बिट्ररी के लिखा है, अगर कोई रो या कॉलम को हम किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या बन जाएगा, के टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है ये वाली थ्योरम। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है। अब हम आगे माइनर्स और कोफैक्टर्स पे। देखो अभी जब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने वही चीज़ देखी थी। माइनर्स क्या होते हैं, माइनर एम आई जे स्मॉल जे होना चाहिए था, आई जे, M I J इज इक्वल टू माइनर ऑफ एलिमेंट ए जे। जैसे सपोज ए इज इक्वल टू, मैं 3 by 3 का एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 and A33।
माइनर ऑफ ए आई जे, किसी एलिमेंट ए आई जे का माइनर क्या होगा? इट इज अ सब डिटर्मिनेंट आफ्टर रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम फ्रॉम द डिटर्मिनेंट। इसका मतलब क्या होगा? हर एलिमेंट का माइनर निकलेगा, ए वन वन का माइनर निकलेगा। तो ए वन वन का माइनर को डिनोट कर रहे हैं एम वन वन से। तो एम वन वन का मतलब क्या होगा? देखो लिखा है ना यहाँ पे एम आई जे इज इक्वल टू माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे जैसे ए वन वन है तो इसका माइनर ये है, ठीक है। इसका माइनर क्या है? ए वन वन का माइनर है एम वन वन, एंड दैट इज इक्वल टू रिमूविंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर देंगे, वो क्या बन जाएगा? ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। कौन सा? ए टू टू ए टू थ्री, ए थ्री टू ए थ्री थ्री, ये है एलिमेंट वन टू का माइनर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एम ऑफ वन टू। एम ऑफ वन टू क्या होगा? एम ऑफ वन टू, इसका मतलब क्या होगा? इसका माइनर, ठीक है। इसका माइनर ये लिखा है। इसका माइनर लिखने का मीनिंग ये है कि अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ड्रॉप कर देंगे, तो ये चार एलिमेंट बच गए। तो इसको एज इट इज लिख देना है हमने। क्या करना है? यहाँ पे आ जाएगा ए टू वन, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री थ्री, ठीक है। सिमिलरली हमें बाकी के भी, इसमें नेगेटिव साइन कुछ नहीं लगाना है, वो आएगा कोफैक्टर्स में। कोफैक्टर्स क्या लिखा है? माइनर में सिंबल, ये माइनर में हम वही जो ऑड इवन पोजीशन में बता रहा था, वही चीज अगर माइनर में आ जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? कोफैक्टर बन जाएगा। तो दैट मीन्स क्या हो गया? सी आई जे में लिख रहा हूँ। सी आई जे क्या है? माइनस वन टू दी पावर आई प्लस जे और माइनर आई जे। जैसे कि यहाँ पर क्या था? इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा? इसका कोफैक्टर हो जाएगा सी वन वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस वन टू द पावर वन प्लस वन। वन प्लस वन का मतलब है टू, एम वन वन। तो माइनस वन की पावर वन प्लस वन, तो पॉजिटिव हो गया तो एम वन वन आ जाएगा, सीधे सीधे यही आ जाएगा। लेकिन जब मैं सी वन टू कैलकुलेट करूंगा तो वो होगा माइनस वन टू द पावर वन प्लस टू एम वन टू। तो माइनस वन की पावर वन प्लस टू माइनस आ गया और एम वन टू। तो वही जो हम देख रहे थे अभी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हुए कि कहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, कहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, वो हम इसी चीज से देखेंगे, ठीक है। माइनस वन टू तो कोफैक्टर्स में आएगा वो चीज, ठीक है। तो ये कोफैक्टर्स, ठीक है। कोफैक्टर्स मीन्स सी वन वन कोई फैक्टर ये हो जाएगा, सी वन टू का ये हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी अगर आर्बिट्ररी मैं ले लेता हूँ सी थ्री टू, सी थ्रू टू थ्री टू का मतलब है माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस टू। थ्री प्लस टू को होता है फाइव, एम थ्री एंड टू, ठीक है। माइनस वन तो माइनस टाइम्स एम थ्री टू। तो थ्री टू पोजीशन कौन सी वाली होती है? ये वाली। तो ये नेगेटिव साइन होता है इसमें, है ना। तो ये चीज़ हमको पता है ऑलरेडी। तो ये कोफैक्टर्स की डेफिनेशन है। कोफैक्टर के बाद आता है एडजॉइंट। तो हमें एडजॉइंट से बेसिकली हमें जो हमें काम है वो एडजॉइंट मैट्रिक्स का काम है। क्या करते हैं हम? हर सपोज हमने देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स थी, ठीक है। तो इसमें हमने हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर निकाला, उसको हमने एक मैट्रिक्स में लिख दिया, ठीक है। तो उसका मैंने नाम लिख दिया सपोज यहाँ पे सी आई जे, मैट्रिक्स बनाया मैंने। तो वो क्या बनेगा? वो ऐसे बनेगा ना, सी वन वन, सी वन टू, सी वन थ्री, ठीक है। सी टू वन, सी टू टू, सी टू थ्री, सी थ्री वन, सी थ्री टू, सी थ्री थ्री। ये क्या है? ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। इसको क्या बोलेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स है ये, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स है ये। मीन्स हर एलिमेंट का हमने पहले माइनर निकाला, उसके साथ वही माइनस वन के पावर आई प्लस ये लगा दिया हर जगह उसकी पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो उससे हमारे पास कोफैक्टर्स आ गए, उनको हमने एक मैट्रिक्स में लिख दिया, उसको बोलेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट क्या होता है? इसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट, ठीक है। तो एडजॉइंट की क्या डेफिनेशन है? ए डी जे, इस तरीके से डिनोट करेंगे इसको। एडजॉइंट ऑफ ए, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये होगा एडजॉइंट। सी आई जे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स अभी हमने निकाली। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है? सी वन वन, सी वन टू। तो उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ऐसे बन जाएगा सी वन वन, सी वन टू, सी वन थ्री। ये फर्स्ट रो थी, उसमें सी टू वन, सी टू टू, सी टू थ्री, और सी थ्री वन, सी थ्री टू, सी थ्री थ्री। ये हो जाएगा क्या? दिस इज कोफ, ये दिस इज एडजॉइंट। ये एडजॉइंट मैट्रिक्स है। और सी, यहाँ पे सी आई जे क्या है? सी आई जे कोफैक्टर ऑफ आई जेथ एलिमेंट, वो क्या है? माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे
एम आई जे माइनर्स का, ठीक है। एंड माइनर्स क्या होता है, एम आई जे क्या होता है, माइनर ऑफ ए आई जे। पर्टिकुलर कोई एक एलिमेंट है ए आई जे, ठीक है। सपोज ये मैट्रिक्स थे हमारे पास इनिशियली, जैसे इसका माइनर निकलेगा। इसका माइनर का मतलब क्या है, 2 क्रॉस 2, सब डिटर्मिनेंट निकाला हमने कि 2 क्रॉस 2 में सेकंड रो सेकंड कॉलम को ड्रॉप कर दिया। अब ये 4 एलिमेंट बच गए जो एक डिटर्मिनेंट बन गया इनसे, और इन डिटर्मिनेंट को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट हमारे पास आ गया। अब एडजॉइंट के ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनती है। एडजॉइंट से ही मैट्रिक्स का इनवर्स डिफाइंड होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कैसे। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो ये है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। इसका प्रूफ भी है। इसका प्रूफ कैसे होता है, इससे इससे पहले एक एक हमें इंपॉर्टेंट थ्योरम देखनी थी, वो शायद पीछे लिखी हुई है, ये वाले, ये पहले आनी चाहिए थी ये वाली स्लाइड, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। ये देखो, दिस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद अ कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है। अभी समझाता हूँ मैं क्या मतलब है इसका। The sum of the product of elements of any row cofactor, any row with cofactors of same row, अच्छा सॉरी, सम अदर रो इज जीरो। चलो मैं समझाता हूँ इसका मतलब, छोड़ो उसको। देखो इसका मतलब क्या है, सपोज ए मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। ये है सपोज ए मैट्रिक्स। हमने इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाई। कोफैक्टर क्या होती है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है, एडजॉइंट नहीं है, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स है। कोफैक्टर मैट्रिक्स में क्या होता है, वही होता है C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। दिस इज कोफैक्टर मैट्रिक्स, याद रखना इसको। ये क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ, तब ये दोनों पॉइंट पढ़ेंगे ऊपर के, सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। तो ऐसा होता है कि देखो, ये पहली रो है मैट्रिक्स की, ये पहली रो है। इस पहली रो को मैं कोफैक्टर की पहली रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ जाएगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, ये क्या आएगा, ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल, ठीक है। अभी हम इसको पीछे जाके भी देख सकते हैं कि कैसे आया ये डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि C11 क्या होता है, दैट इज कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर विद नेगेटिव पॉजिटिव साइन उसमें अपने आप इंक्लूडेड है ऑलरेडी, माइनस के बाद निकला है कोफैक्टर, ठीक है। तो अगर मैं मतलब क्या है कि मैं किसी एक रो का, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट रो है और ये उसी के कोफैक्टर्स हैं। फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, ये उसी का कोफैक्टर है। अगर मैं फर्स्ट रो को अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आएगी, ठीक है। सेकेंड रो को सेकेंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो तभी भी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आएगी। थर्ड रो को थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो तभी भी डिटर्मिनेंट ए ही आएगा, ठीक है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि इफ वी मल्टीप्लाई अ रो विद द कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर रो, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर रो, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसके रो से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि मतलब इसका क्या मतलब, सेकंड रो को अगर मैं करके देखूं कि A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22 प्लस A23 इंटू C23, ये कितना आएगा, ये भी डिटर्मिनेंट ए आएगा। फिर ये आएगा A31 इंटू C31। ये मैं 3/3 का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये दिस इज ट्रू फॉर ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n/n, ठीक है। 2/2, 3/3, 4/4 कितने भी ऑर्डर के ले लो, सबके लिए ट्रू होता है। आर्बिट्ररी n/n मैट्रिक्स के लिए ट्रू है ये। C32 प्लस A33 C33, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये ऐसा आएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं, देखो पहला पॉइंट जो ऊपर लिखा था वो, अब इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो पहला पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, दिस सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है, पहले हमने प्रोडक्ट किया फिर उसका सम कर दिया, तीनों का सम कर दिया। सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किया, इन दोनों इसका प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, और फिर सम कर रहे हैं उसके बाद, ठीक है। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो, ये सेम चीज कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है। कॉलम के लिए एप्लीकेबल है मीन्स अगर मैं इस कॉलम को
इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिटर्मिनेंट ए आएगा, इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तभी भी डिटर्मिनेंट ए आएगा। दिस कॉलम मल्टीप्लाइड विद दिस कॉलम गिव्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रोज एंड कॉलम्स ऑल्सो। ठीक है, इसीलिए रो और ब्रैकेट में कॉलम लिखा। अब देखो क्या लिखा है, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो विद द कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। बस अब देखो, अब सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये स्टेटमेंट को पढ़ो, वो यही चीज बोल रहा है जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दिस सम ऑफ प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट क्या फिर सम करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स विद द कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, गिव्स द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट के इक्वल आता है। अब दूसरा वहां पे एक स्टेटमेंट और लिखी हुई है, सिमिलरली फॉर कॉलम, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सिमिलरली फॉर कॉलम ऑल्सो। ठीक है, दैट इज हम एक मैं लिख भी देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे करता हूँ, सिमिलरली फॉर कॉलम ऑल्सो का मतलब ये है कि A11 इंटू C11 प्लस A21 इंटू C21 प्लस A31 इंटू C31, ये भी क्या आएगा, ये भी डिटर्मिनेंट ए के इक्वल आएगा। ठीक है, इसमें हमने क्या करा, इस को इससे मल्टीप्लाई करके देख लिया। तो ये सिमिलरली हम सेकंड रो सेकंड थर्ड इस टाइप से आएगा। ठीक है, अब अब वहां पे एक स्टेटमेंट और लिखी है, वहां पे ये लिखा है कि अगर मैं इस फर्स्ट रो को यहां सेकंड रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो आ जाएगा। डेटर्मिनेंट मीन्स मैट्रिक्स की किसी एक रो को दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। अगर वो दूसरों के स्पेस में जबरदस्ती नहीं जाना है, मीन्स यहां से अपने अपने से मतलब है। अगर हम फर्स्ट रो को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट आएगा, सेकंड रो को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट आएगा। यहाँ पे फर्स्ट रो को सेकंड रो से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा, फर्स्ट रो को थर्ड से मल्टीप्लाई करो तभी भी जीरो आएगा, सेकंड रो को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा, सेकंड रो को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, थर्ड रो को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, थर्ड रो को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा। ठीक है, फर्स्ट रो समझ गए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ, मतलब ये कहने का मतलब ये है, दूसरा दूसरा जो पॉइंट लिखा है उसका मतलब ये है कि अगर मैं करता हूं A11, पहले रो लिखता हूं मैं, ठीक है, प्लस A12 प्लस A13 इज इक्वल टू जीरो। वो जीरो के इक्वल कब आएगा, मीन्स A11 पहली रो ली, यहां मैंने दूसरी रो ली, C21 C22 C23, ये कितना आएगा, ये जीरो आएगा। उसी तरीके से सिमिलरली अदर रोज ऑल्सो, मतलब अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फर्स्ट ही रो ले लेता हूँ और कॉलम यहाँ पे थर्ड ले लेता हूँ, प्लस A12 C32 प्लस A13 C33, ये कितना आएगा, ये भी जीरो आएगा। उसी तरीके से मीन्स हम कोई भी दो रो ले लें, A21 और मैं यहाँ पे पहली रो ले लेता हूँ C11 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23, ये भी कितना आएगा, जीरो। सिमिलरली एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो विद कोफैक्टर ऑफ सम अदर रो इज जीरो। किसी दूसरे के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। फर्स्ट रो को हमने सेकंड के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा, जीरो आ गया। फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करा, जीरो आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखो, एक बात ध्यान से देखो, ये तो कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अगर मैं एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखता, एडजॉइंट में यही सेम, ये वाले सेम कॉलम में आ जाते, सेम टू सेम। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, इसका ट्रांसपोज होता है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स में क्या आएगा, ये वाली चीज ऐसे में आ जाएगी, है ना। तो अगर मैं ए इंटू एडजॉइंट ए करता, ए इंटू एडजॉइंट ए, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होती, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, ये रो इस कॉलम से, कॉलम में यहाँ पे ये आ जाएगा, ये मतलब ये, समझ रहे हो। अब देखो मैं पीछे हम इसको प्रूव करके देखते हैं। देखो यहाँ पे अब हम आ गए यहाँ पे ना, इस पॉइंट पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी, इसी से सारा यूनिवर्स में निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। देखो ठीक है, बहुत टाइम लग गया इसमें, अभी बहुत सारा लंबा लेक्चर होने वाला ही है, चलो कोई बात नहीं। देखो मैं फिर से वही वही लिखता हूँ, पीछे से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये है सपोज, और मैंने लिखा एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए होगा मीन्स C11 C12 C13,
C21 C22 C23 C31 C32 C33 यह है। ठीक है, मैं ये समझा रहा हूँ, मतलब हमें ये याद रखना है फॉर्मूला खाली ना, ये आता कैसे है, बस ये एक चीज बता रहा हूँ बस मैं एक बार, तो वो भी 3/3 का एग्जांपल लेके। अगर मैं सपोज A इंटू एडजॉइंट ए ऐसे करता हूँ, तो A इंटू एडजॉइंट ए में इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये कैसे होगी मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से, और ये कॉलम क्या है, ये इसी रो के कोफैक्टर है ना, ये ट्रांसपोज हो गया ना, वहां पे देखो क्या था, C11 C12 C13, जब पीछे का नाम लिया उसको अब हमने ऐसे में लिख दिया है, ऐसे में। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये जो है ये अब इस कोफैक्टर ऐसे में आ गया। तो जब मैं इस रो को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए आएगा, आएगा ना, तो यहाँ पहले नंबर पे आ गया डिटर्मिनेंट ए, ये आ गया। ठीक है, अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये जो है ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो के कोफैक्टर हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे जीरो आएगा। उसी तरीके से सेम फर्स्ट रो को जब मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये थर्ड रो के कोफैक्टर हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया। फिर सिमिलरली सेकंड रो को फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। अब सेकंड रो को सेकंड कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट ए। सिमिलरली यहाँ पे जीरो आएगा, जीरो जीरो लास्ट में आएगा डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए तीन, ये मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें से कॉमन ले लेंगे हम बाहर, तो डिटर्मिनेंट ए ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये तो ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आ गया, देखो यहाँ पे ये वाला रिलेशन आ गया। ठीक है, ये तो मैंने 3/3 के लिए प्रूफ किया है, इसको हम आर्बिट्ररी n/n के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसी मैट्रिक्स ले लो, वहाँ पे यहाँ पे 1 3 के बदले डॉट 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 अप टू a1n करके कर देंगे और करेंगे सेम ऐसी आगे। ठीक है, तो प्रूफ इसका इसी तरीके से होता है। तो इससे हमें एक चीज और पता चली, देखो अब हम देखते हैं। ठीक है, कि मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है। देखो मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा, कि मैंने किया a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। इस डिटर्मिनेंट ए को मैं यहाँ इसके नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या होगा, ए इंटू ऐसा बन जाएगा, देखो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ऐसा होगा, इज इक्वल टू आई। ये तो देखो स्केलर है, ठीक है, मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स को डिवाइड कर रहे हैं, स्केलर से डिवाइड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ना ए इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू आई, ऐसा हो गया। देखो मैट्रिक्स के इनवर्स की क्या डेफिनेशन होती है, इनवर्स की डेफिनेशन होती है कि ऐसी एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे ए इंटू बी करके क्या बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए, यही मैट्रिक्स की इनवर्स की डेफिनेशन है। मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, मैट्रिक्स का इनवर्स वो है कि सब बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए इफ, है ना। इनवर्स की डेफिनेशन क्या होगी, इनवर्स की डेफिनेशन होती है कि बी इज इनवर्स ऑफ ए कब होगा, इफ ए इंटू बी क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो यहाँ पे देखो वही आ रहा है, देखो ए इंटू बी, इस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ऐसा समझना है, पता नहीं क्या है ये, एडजॉइंट बी ए तो मैट्रिक्स है, अभी हमने देखा ऊपर मैट्रिक्स बनती है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, और ये तो स्केलर है खाली। तो ए मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या होगा कि ये और ये एक दूसरे के इनवर्स हो गए, है ना। दैट मीन्स मैं यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए इनवर्स कितना हो गया, ए इनवर्स जो है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये निकला। तो मैट्रिक्स का इनवर्स भी हमने डिफाइन कर दिया कि मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो हो गया तो यहाँ पे ये 1 अपॉन जीरो समथिंग टर्म आ जाएगी। ठीक है, विच इज मीन्स वो हमारे लिए सही नहीं है ये चीज़ ना। जब भी मैथमेटिक्स में कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो मतलब काम खराब हो गया समझ लो। तो इसीलिए क्या है कि जब मैट्रिक यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो अब 1 अपॉन जीरो को हम क्या बोलें, क्या होता है 1 अपॉन जीरो। ठीक है, तो तो वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तो इसलिए क्या है हम बोलते हैं कि यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब डिटर्मिनेंट ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर हो जाएगी अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो सारा काम खराब हो गया, मतलब अब ये सिंगुलरिटी आ गई इसमें अब। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें हो गई, तो हमें नहीं करना है ऐसे। हमें क्या है, अगर साफ हमें मतलब मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए तो उसके लिए डिटर्मिनेंट ये नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है,
तो ये देखो यहाँ पे यही चीज, तो देखो यहाँ पे आ गया ए इनवर्स क्या हो गया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए, तो इससे हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी, ये वाली ए इंटू एडजॉइंट ए। अब ये आया कैसे, ये भी मैंने बता दिया कि एक एक स्टेप बाय स्टेप ये आया कैसे। ठीक है, तो इस चीज को हमें याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं किसी लाइन में कि किसी रो के कोफैक्टर को दूसरे से मल्टीप्लाई, रो किसी मैट्रिक्स किसी रो को दूसरे के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये सब टाइप की चीजें। ठीक है, या इससे रिलेटेड मतलब डायरेक्ट नहीं पूछेंगे पर इस पे कुछ क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, तो इस चीज को हमें अलर्ट रहना है। अब इनवर्स हमने डिफाइन कर दिया, तो इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, द एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोजेस अ यूनिक इनवर्स। हाँ, मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है हमेशा। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैट्रिक्स के दो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा यूनिक होगा, वो हम प्रूफ भी कर सकते हैं, यहीं से ही देख सकते हैं। एडजॉइंट क्या आएगा, ए क्या आएगा, डिटरमिनेंट भी ए क्या आएगा, इस टाइप से ना। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली लाइन हमने पढ़ ली। अब दिखा है कि ये इसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं। ये ट्रांसपोज में भी सेम ऐसे ही काम करता है कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ऐसे होता है। तो ये सेम वहाँ पे भी इनवर्स में भी ऐसे, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ, रिवर्स हो गया मतलब ना। ये हर जगह काम करता है, ग्रुप थ्योरी में हर जगह। जैसे ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है, तो ऐसे ही इनवर्ट मैट्रिक्स का भी इनवर्स यूनिक होगा। अच्छा, एक चीज कभी मैंने ग्रुप थ्योरी देखा, तो ग्रुप थ्योरी में जो एस एल नहीं जी एल टू आर था, जी एल टू आर क्या था, ये 2 by 2 मैट्रिक्स का सेट है जो कि नॉन जीरो डिटर्मिनेंट हो जाएगा, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कलेक्शन है। ये ऐसा था ना, ये ए सच दैट ए बिलोंग्स टू एम 2 × 2 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रुप बनता है। तो अब देखो ग्रुप बनेगा तो ग्रुप में सारी प्रॉपर्टी, इनवर्स भी होता है एलिमेंट का, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, वो एक कंडीशन इसीलिए लगाई गई थी यहाँ पे नॉन जीरो वाली, नॉन सिंगुलर वाले, कि अदरवाइज सिंगुलर हो जाएगा तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज ये है कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स करो चाहे ए इनवर्स का ट्रांसपोज करो, सेम सेम चीज है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये समझना इसको कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है, फिर उसका इनवर्स निकालो, या फिर पहले इनवर्स निकाल के फिर ट्रांसपोज करो, सेम चीज आएगी। फिर ये वही कंजुगेट के लिए, ट्रांजुगेट या ट्रांसपोज कंजुगेट ए थीटा जो है, पहले ट्रांसपोज कंजुगेट करो, इनवर्स निकालो, चाहे पहले इनवर्स निकालो ट्रांसपोज कंजुगेट करो, सेम आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज या एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, वो भी दोनों सेम होंगे। ठीक है, ट्रांसपोज कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, खाली मैट्रिक्स रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। तो पहले ट्रांसपोज कर लो, फिर एडजॉइंट निकालो, या फिर पहले एडजॉइंट निकालो ट्रांसपोज करो, सेम आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, इसको हमें याद रखना है कि क्या होता है कि मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट है कुछ, तो मीन्स उसका जो इनवर्स है, इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा, तो मैं ढंग से लिख लेता हूँ, ए इनवर्स मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ये है मतलब इसका ना, वो यहाँ से निकलता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ऐसे होता है। ठीक है, ये होता है, ये भी प्रॉपर्टी होगी इसमें कहीं लिखी हुई, आगे आएगी, चलो कहीं ना कहीं पे। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी होता है, दोनों में अलग अलग हो जाता है। तो हमें पता है ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है, आइडेंटिटी होता है। तो इसमें अगर मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लूंगा, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट तो 1 हो गया, और ये भी अलग अलग हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से निकाल गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये नीचे चला जाएगा क्योंकि तो स्केलर है। ठीक है, नॉन जीरो होना चाहिए बस, तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलो रहने देता हूँ इसको। ठीक है, ऐसा हो गया। फिर ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट में भी सेम ऐसी होता है कि एडजॉइंट में जो प्रोडक्ट है वो भी अलग अलग, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए, इस टाइप से हो गया। ठीक है, ए इज सिमेट्रिक देन एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक, मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा। इफ ए एंड बी कम्यूट देन ए इनवर्स एंड बी इनवर्स ऑल्सो कम्यूट, दैट मीन्स क्या हो गया कि कम्यूट का मतलब है ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ये भी क्या आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल आएगा। तो इसमें हम इनवर्स ले लेंगे, दोनों रिवर्सल लॉ से ये आ जाएगी स्टेटमेंट। ठीक है, ए इज नॉन सिंगुलर, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ए, नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट, देन ए बी इक्वल टू ए सी, अगर ऐसा आ रहा है ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, मतलब ए इनवर्स से दोनों साइड ऑपरेट कर देंगे हम, ए इनवर्स से ए आइडेंटिटी आ जाएगा, ये भी आइडेंटिटी आएगा, तो बी इक्वल टू सी हो जाएगा। तो मतलब इसको कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो कि ए से ए कैंसिल हो गया तो बी इक्वल टू सी आ गया। कैंसिल हो गया का मतलब कैंसिल तभी हुआ ना जब इनवर्स एग्जिस्ट किया उसका। ठीक है, तो क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसलिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या आएगी, जीरो मैट्रिक्स ही आएगी, एंड एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं इसको समझना। फिर
फिर लिख रहा है कि एडजॉइंट ऑफ लेमडा टाइम्स ए इज इक्वल टू लेमडा टू द पावर एन माइनस वन एडजॉइंट ए। ऐसा होता है कि अगर पूरी मैट्रिक्स में हम लेमडा को मल्टीप्लाई कर दें, फिर जब एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट में क्या होता है, क्योंकि एडजॉइंट में मल्टीप्लाई भी होते हैं ना अंदर बार बार, तो वो क्या हो जाएगा, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है आसानी से। प्रूफ आप लोग खुद करेंगे, अब मैं हर चीज़ का प्रूफ मैं, क्योंकि बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ लेमडा ए इज इक्वल टू लेमडा टू द पावर एन माइनस वन एडजॉइंट ए। ठीक है, ये कैसे आएगा इसको खुद सोचेंगे सब लोग, अगर नहीं आएगा तो देख लेंगे, तब मैं बता दूंगा आगे किसी, या बहुत आसान है इसको, कोई कोई बड़ी बात नहीं इसको प्रूफ करना। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन माइनस वन। एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू दिस। कभी कभी इस पे भी कभी क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी हम देख सकते कैसे बने, कैसे आया होगा ये, कि एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ऐसा होता है, दोनों साइड अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लूंगा ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए दैट इज इक्वल टू। अब देखो क्या होता है कि जब कोई स्केलर, मतलब ये तो पता होगा सबको ये वाली प्रॉपर्टी, कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, के कोई स्केलर है, जब ये डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो के टू द पावर एन हो जाएगा ये, अगर ए एन बाई एन की मैट्रिक्स है तो। समझ गए, जितने रो और कॉलम होंगे, क्योंकि ये के जो है मैट्रिक्स के हर रो में, जब देखो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में एक फर्क हो रहा है कि जब हम मैट्रिक्स में किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी मैट्रिक्स में वो चला जाता है अंदर, हर हर एलिमेंट के साथ चला जाएगा। लेकिन जब डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम में आता है सिर्फ। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया तब तो वो पूरे अंदर चला गया, हर रो में आ जाएगा। जब हम कॉमन लेंगे तो हर रो से एक एक बार कॉमन आता रहेगा, तो टोटल इसमें अगर एन रो है तो एन टाइम्स वो कॉमन आ गया, तो के टू द पावर एन हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट ए इज अ स्केलर, जब इसको ये मैट्रिक्स से बाहर आएगा, डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा, तो डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन हो जाएगा ये, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, ऐसे बन जाएगा मतलब ना ये। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे देखो ये इसकी एक और कम हो गई, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट वन होता है, तो दैट मीन्स क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन। अब ये एक और आ गया, देखो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन माइनस। अब देखो ये कैसे, ये कैसे निकलेगा, इसको मैं हिंट देता हूँ, बाकी खुद करेंगे। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू लिखा है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ऐसा होता है। यहाँ पे ए को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग, मतलब ए को एडजॉइंट ए रख दो इसमें, इस पूरे एक्सप्रेशन, ये तो आइडेंटिटी है ना ऊपर वाली, ये तो आइडेंटिटी है, तो इन फर्स्ट इसी क्वेश्चन में रख देंगे, तो मतलब ये ऐसा बन जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा ना, एडजॉइंट ऑफ ए, कहाँ पे, इसकी जगह पे, इनटू यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू आई। बस इसको कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे और मतलब इतना ये एक्सप्रेशन आ जाएगा इसका, आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है बस। ठीक है, ये अपने आप आ जाएगा, क्योंकि इसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, फिर डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन माइनस वन और एडजॉइंट ए, इस टाइप से करके देख लेंगे सब लोग को। ठीक है, अच्छा ये तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम कुछ क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि इससे रिलेटेड जो अभी तक हमने पढ़ा, डिटर्मिनेंट वगैरह जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह देखी, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम रैंक और रैंक को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि रैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रैंक से काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हम रैंक को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम फिलहाल क्वेश्चंस पे आ गए। क्वेश्चन भी मैं ठीक ठाक क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ अच्छे अच्छे। यहाँ पे लिखा है इफ साइन थीटा इज इक्वल, सॉरी इफ साइन थीटा ये समथिंग इज इक्वल टू जीरो, देन द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इन 0 एंड 2 पाई। 0 और 2 पाई के बीच में ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब ना इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, तो ऐसे थीटा की कितनी वैल्यू होंगी जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होगी, तो इसको डिटर्मिनेंट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या जाएगा, साइन 3 थीटा ब्रैकेट में, देखो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया था, 4 इंटू 7 28 माइनस 21, 28 माइनस 21 माइनस कॉस 2 थीटा, फर्स्ट कॉलम के लोग एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसको छोड़ दिया तो क्या बन गया, -7 -7, तो -7 -7, फिर आएगा प्लस का 2,
-3 - 4 इज इक्वल टू हो गया 0। अब हमें थीटा यहाँ पे दे रखा है कि थीटा बिलोंग्स टू 0 एंड 2 पाई, ठीक है, 0 और 2 पाई भी इंक्लूडेड है। तो ऐसी कितनी वैल्यू होंगी थीटा की, ये तो निकालना है बस। तो अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये हो जाएगा 28 माइनस ये हो जाएगा 7, 7 साइन 3 थीटा, ये हो जाएगा माइनस का 14 प्लस 14 हो जाएगा 14 कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा -14 इज इक्वल टू 0। तो 7 फॉर्म मतलब 7 कॉमन आ जाएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का आइडेंटिटी लगा देंगे, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। इसको फटाफट फटाफट करना है, मैं तो धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। 2 इसको भी कॉस साइन थीटा के टर्म्स में लिख देंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ जाएगा 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा प्लस का 2 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा -2 इज इक्वल टू 0। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसमें से हमने साइन थीटा को कॉमन ले लिया तीनों में से। ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, एक ये बच गया, यहाँ पे आ जाएगा 3 -4 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 4 साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो दो का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, या तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, मतलब एक सॉल्यूशन तो इससे आ जाएगा। कि दूसरा ये है, तो ये कहाँ से पेस्ट हो गया, देखो दूसरा क्या है, ये है। तो इसमें क्या है कि इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज, ये तो ये प्रोडक्ट इक्वल टू 0, इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ऐसे बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा -3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन थीटा में, यहाँ से देखो थीटा हमें दे रखा है कि थीटा बिलोंग्स टू 0 एंड 2 पाई। तो 0 2 पाई के बीच में थीटा की कितनी वैल्यू होंगी, जहाँ पे साइन की वैल्यू 0 आती है, 0 पे आती है, पाई पे आती है और 2 पाई पे आती है। 3 पॉइंट तो यहाँ से मिल गए हमको, ठीक है। इन 3 पॉइंट पे साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, 0 पाई एंड 2 पाई पे। अब यहाँ से देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा में। तो 4 थीटा होता है -12 में ना, तो -2 उसको ले देंगे 6 - 2। तो ये ऐसे बन जाएगा फैक्टर क्या, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा -2 साइन थीटा -3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ गया 4 नहीं 2 साइन और थीटा, तो यहाँ पे बच गया 2 साइन थीटा माइनस प्लस का 3, ठीक है। एंड -1 कॉमन आया, 2 साइन थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन कि 2 साइन थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, या फिर 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 3/2। -3/2 1 से बड़ा है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये साइन थीटा की वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। साइन थीटा बाउंडेड फंक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है एंड मिनिमम वैल्यू -1, तो -3/2 ये नॉट पॉसिबल लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। -3/2 कभी आ ही नहीं सकती साइन की वैल्यू। अच्छा, अब साइन थीटा की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में 1/2, एक तो पाई/6 में आएगी 30 डिग्री पे, और एक आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब पाई माइनस पाई/6 पे, है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया 5 पाई/6, तो मतलब आ गया पाई/6 थीटा इज इक्वल टू, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा 5 पाई/6। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना, इसलिए। तो 2 सॉल्यूशन यहाँ से आ गया और 3 यहाँ से, तो टोटल कितना सॉल्यूशन हो गया इसके 5। तो टोटल वैल्यूज ऑफ थीटा कितनी हो गई, 5। यहाँ से आई टोटल 3, यहाँ से आई टोटल 2, टोटल 5। तो इसका आंसर 5 होगा। चलो ये ऑप्शन वाला तो क्वेश्चन नहीं था ये, पर इसका अगर ये ऑप्शन में आता तो इसके 5 इसका आंसर होगा। ये लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये समथिंग ये डिटरमिनेंट की मैंने, वेयर पी इज कॉन्स्टेंट देन d3/dx3, इसका डेरिवेटिव निकालना है, थर्ड डेरिवेटिव निकालना है एफ एक्स का एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या आएगा, अब देखो डिटरमिनेंट कैसे, डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। सपोज यही है हमारे पास, सपोज ए है ना, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रखा है सपोज A11 A12 A13, 3/3 का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये है
ठीक है ये। तो डिटर्मिनेंट ऑफ, मैं अगर मैं निकालता हूँ सपोज डी ए बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। जैसे मतलब मान लेते हैं इसका अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो इसके एक कॉलम एक रो का बस डेरिवेटिव होगा बस। दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए वन वन, डी बाई डी एक्स ऑफ ए वन टू, डी बाई डी एक्स ऑफ ए वन थ्री। हमें ये भी देखना है कि मतलब वेरिएबल है कहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं कि हमने सपोज इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालना चाहूँ, मैं इस रो का कर दूंगा सीधे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी रो ऐसे रहेंगे, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा होता है डेरिवेटिव। तो जैसे सपोज इसका देखो डी, तीन बार डेरिवेटिव निकालना है इसका, इस एफ एक्स हमें दे रखा है फंक्शन, ठीक है। तो वेरिएबल तो ये नहीं तीन जगह, मतलब ये फर्स्ट रो में है वेरिएबल, बाकी तो कांस्टेंट है पूरा, ठीक है। तो जब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, देखो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा सिक्स एक्स, तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे तो सिक्स आएगा, है ना। तो इसको मैं सीधे तीन बार इस फंक्शन को मैं ट्रिपल डेरिवेटिव देन यहाँ पे लिखेंगे, देन एफ ट्रिपल डैश एक्स, सीधे तीन बार डेरिवेटिव निकालना ना। देखो फर्स्ट रो का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तीन बार एक्स स्क्वायर, मतलब देखो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, पहले एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पे साइन एक्स है, चलो यहीं पे लिख देते हैं डेरिवेटिव ना। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो ये एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ये मान लेते हैं एफ है, एफ डैश एक बार करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, वहाँ पे एक्स क्यूब है, क्यूब है, एक्स क्यूब है। एक बार जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा थ्री एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। एफ डबल डेरिवेटिव दो बार करेंगे तो आएगा सिक्स एक्स, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स इसका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। और जब एक बार और करेंगे तो सिक्स हो जाएगा इसका माइनस का साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, तो माइनस का कॉस एक्स हो गया, इसका माइनस साइन एक्स हो गया, प्लस का साइन एक्स हो गया, ठीक है। ये आएगा मतलब। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तीन बार डेरिवेटिव करने से ये ऐसा बन जाएगा, सिक्स माइनस का कॉस एक्स और साइन एक्स, ठीक है। और साथ साथ वहाँ पे रखना है हमको, एक चीज़ और कर लेते हैं, एफ ट्रिपल डैश जीरो, जीरो भी रखना है, उसमें लिखा है ना कि जीरो पे निकालना है। तो जीरो पे निकालना है, दैट मीन्स इसमें हम जीरो पे रख देंगे, इसमें हम जीरो रख देंगे। अगर ये जो हमने अभी तक निकाला है इसमें मैं जीरो रख दूंगा तो यहाँ पे सिक्स तो सिक्स ही रहेगा, माइनस कॉस जीरो होता है माइनस वन, और साइन जीरो जीरो होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा सिक्स माइनस वन जीरो, सेकेंड रो क्या है उसमें, सेकेंड रो में सिक्स माइनस वन जीरो पी पी स्क्वायर पी क्यू, सेकेंड रो भी वही होगा सिक्स माइनस वन जीरो पी पी स्क्वायर एंड पी क्यू, ऐसे। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो गई, क्योंकि दो रो आइडेंटिकल हो गई इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो हो गए तो विट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी, तो ये आंसर ये हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे इंडिपेंडेंट ऑफ पी। एक बार दोबारा देख लो हमने करा क्या इस क्वेश्चन में। डेरिवेटिव जब हम एक डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव निकालते हैं तो एक रो का डिफरेंशिएशन होता है सिर्फ, ठीक है। वेरिएबल कहाँ पे हमें वो देखना है, अगर वेरिएबल कहीं नहीं है तो उसका वैसे भी जीरो ही होना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर मान लेते हैं हर यहाँ पे इस टाइप से है, यहाँ पे भी फंक्शन होते हैं यहाँ पे, तो किसी भी एक रो का डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर हमने, तो फंक्शन हमें फर्स्ट रो में जो ये गिवन, मतलब एफ नहीं है ये फर्स्ट रो में जो गिवन है उसको हमने लिखा है यहाँ पे। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट रो ऐसे बन जाएगी, सेकंड टाइम करेंगे तो ये बन जाएगी, थर्ड टाइम ये बन जाएगी। फिर इसमें जीरो रखा क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो जीरो रखा तो ये बन गई फर्स्ट रो, फर्स्ट रो ये बन गई, सेकंड रो वही वही है, थर्ड रो वही है, दोनों आइडेंटिकल होगी, इसलिए इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। लेट डेल्टा इज इक्वल टू, ये इस टाइप से मैट्रिक्स से डिफाइंड है, डिटरमिनेंट डिफाइंड है ये, वेर ए पी क्यू लिखा है यहाँ पे, ए पी क्यू इज इक्वल टू आई टू द पावर पी होल्ड पावर क्यू, तो ये सीधा सीधा आई टू द पावर पी इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है। मैं ये ऐसे में मल्टीप्लाई हो सकती है पावर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो देखो डेल्टा क्या हो जाएगा, ए वन वन, इसका मतलब आई वन वन, इसका मतलब आई का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आई की पावर थ्री और आई की पावर थ्री, सॉरी यहाँ पे आई की पावर टू आएगी पहले वाले में,
आई बोला 2 × 1, आई की पावर 1 × 3, आई की पावर 2 × 1, आई की पावर 2 × 2 4, आई की पावर 2 × 3 5, आई टू द पावर 3 × 1 3, आई टू द पावर 6, आई टू द पावर 9। ऐसा हो गया। तो बस आई इज आयोटा, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा -1। पहले वाले पे तो 1 × 1, क्या कर रहा हूँ मैं, गलत हो गया। 1 × 1 क्या आ जाएगा, 1 आएगा यहाँ पे, आयोटा आएगा। आयोटा स्क्वायर हो गया -1, आयोटा का क्यूब होता है माइनस आयोटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर हो गया -1, आयोटा की पावर 4 हो गया, आयोटा पावर 4 होता है 1, आयोटा की पावर 5 होता है आयोटा, आयोटा का क्यूब हो गया फिर से -1, आयोटा की पावर 5 कैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे, यार यार क्या कर रहा हूँ मैं, 3 × 2 6 होता है, आईटा की पावर 6 आएगा यहाँ पे, आई स्क्वायर मतलब आईटा की पावर 4 × आई स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पर भी -1 आ जाएगा। और आईटा की पावर 9, 3 × 3, आईटा की पावर 9 हो जाएगा, आईटा की पावर 8 × आयोटा, आईटा की पावर 8 1 होता है, दैट मीन्स ये आयोटा आ जाएगा। तो बस इसको एक्सपेंड करना है, आयोटा -1 +1, फर्स्ट रो के लिए एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, -i -1 -i 1 प्लस ये 3 1, आयोटा का क्यूब ये माइनस आयोटा होगा यार, 1 माइनस नहीं प्लस आयोटा, ये हो गया। तो आयोटा स्क्वायर -i -i -1 माइनस i माइनस आई स्क्वायर मतलब +1। तो आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 -i -3i, एक सेकेंड, चलो कोई बात नहीं, ये है माइनस से कैंसिल हो गए दोनों, -1 -3 आयोटा, रियल एंड पॉजिटिव, रियल इमेजनरी प्योर इमेजनरी। तो आंसर मैच नहीं हो सकता, मैंने कहीं गड़बड़ कर, चलो इसको खुद खुद कर लेंगे एक बार, चलो दोबारा से करके देख लेते हैं। तो कहीं कोई गड़बड़ कर दिया आई थिंक मैंने, या तो इसी में गड़बड़, डिटरमिनेंट लिखने में गड़बड़ कर दी। आई यहाँ पे 2 × 1, ये फिर यहाँ पे 2 4 3 2 6 3 1 3 3 2 6 3 3 9, फिर आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस, यहाँ पे वही -1, यहाँ पे माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। आयोटा इंटू आयोटा -1, ठीक है। तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा, फिर -1, यहाँ पे भी माइनस का आयोटा आएगा, यही गड़बड़ हो गई बस इसमें। तो यहाँ पे क्योंकि ऐसे में हो रहा है ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये इंटू ये आयोटा, ये इंटू ये भी आयोटा है, तो इसी वजह से गड़बड़ हो गया। तो हाँ ठीक है, माइनस आयोटा माइनस आयोटा +1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया आयोटा आयोटा माइनस का 4 आयोटा, इतना आ रहा है। अब ठीक है, ये आ रहा है प्योरली इमेजनरी, दैट मीन्स ये इमेजनरी आ गई, ये इसको प्योरली इमेजनरी ज़्यादा बेटर टर्म है इसके लिए, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी गलती मैंने यहाँ पे 1 इस मीन्स इसको -1 लिख दिया था ना, इस वजह से यहाँ पे मैंने इसको -1 लिख दिया, तो इस वजह से गड़बड़ आ गया था आंसर। कोई बात नहीं, ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है, ये भी सीखना में कि छोटी छोटी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। ठीक है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मॉड साइन एक्स इस टाइप से समथिंग ये गिवन है। ठीक है, ये डिटरमिनेंट गिवन है, और ये बोल रहा है कि ये इंटीग्रल कैलकुलेट करो 0 टू -π/2 से π/2 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड करेंगे हम, एक्सपेंड करने के बाद एक फंक्शन आएगा, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर टाइप का इंटीग्रल गिवन है हमें, है ना। तो हमें एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल में कि -a to a एफ एक्स डी एक्स,
ये क्या होता है, अगर इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन किसको बोलते हैं, अगर उसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे कोई चेंज नहीं आता है तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। तो तब इसकी लिमिट हाफ मतलब ऐसे हो जाती है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a f(x) dx। मीन्स ये लिमिट जीरो हो जाएगी और 2 लग जाएगा, तो दैट मीन्स ये कब आएगा, व्हेन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये होगा। और अदरवाइज इसकी जीरो हो जाएगी वैल्यू कब, जब ऑड फंक्शन होगा, मतलब इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन ऑफ ये एक होगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ एक्स, इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम लगा के देखते हैं इसमें कि फंक्शन जो है एफ एक्स, इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स रख के क्या आता है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स रख के देखा इसमें, तो देखो जहां जहां पे एक्स है पूरी डिटरमिनेंट में वहां पे माइनस एक्स हो जाएगा। देखो एक्स की पावर 5 करेंगे तो माइनस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 5 बन जाएगा। साइन, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिटरमिनेंट साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होना था लेकिन मॉडुलस लगा है, 2x⁴ ये भी ऐसे रहेगा क्योंकि x⁴ है, तो इस पे माइनस रखेंगे भी तो अभी इस पे भी माइनस रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर टेन क्यूब एक्स है, टेन ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन एक्स होता है क्योंकि क्यूब लगाया तो इसलिए माइनस का टेन क्यूब एक्स ऐसा हो गया। वन तो कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेक सेक क्या है, इवन फंक्शन होता है तो सेक 2x। ठीक है, साइन क्यूब एक्स में क्यूब है साइन एक्स है तो इसलिए साइन क्यूब एक्स माइनस का x⁴ इवन फंक्शन है और 5 ये भी इवन है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट रो में नेगेटिव आया तो माइनस को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ गया माइनस और पूरा का पूरा डिटरमिनेंट वही आ जाएगा एज इट इज। तो दैट मीन्स क्या आ गया, ये माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये इट इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन पे हमें पता है कि जब ऑड फंक्शन होता है तो इंटीग्रल कोई भी हो, लिमिट कुछ भी हो, माइनस ए से ए होनी चाहिए, ऊपर और नीचे सेम लिमिट हो, नीचे माइनस लगाओ, इस टाइप की जब भी लिमिट आती है तो इंटीग्रल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे -π/2 से π/2 ये फंक्शन गिवन है, तो इसकी लिमिट ये ऑड फंक्शन है तो इसलिए इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी सीधे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर ब्राइट कलर में लिखते हैं, देयर फोर -π/2 to π/2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इजी इजी क्वेश्चन, थोड़ी बहुत हमें इधर उधर से और भी चीज़ें देखनी पड़ेगी, इंटीग्रल क्या होता है, प्रॉपर्टीज वगैरह। देखो, इफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3/3 is found by using the numbers 1 and -1 then minimum value of the determinant is। ये देखो, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा बहुत हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे करें इसको। एक बोल रहा है कि 3/3 का डिटर्मिनेंट हमने बनाया, 1 और -1 है उसके अंदर बस। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ द मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बोल रहे डिटर्मिनेंट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब इस टाइप से जैसे एक डिटर्मिनेंट है, देखो 1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1, इस टाइप से हमने एक डिटर्मिनेंट बनाया। ठीक है, -1 और 1 के अलावा और कुछ नहीं रखना उसके अंदर। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, हो सकता है कि 5 आ जाए एक्सपेंड करने के बाद, हो सकता है -3 बन जाए। ठीक है, हमें बताना है कि मिनिमम कितनी वैल्यू आ सकती है उस डिटर्मिनेंट की। ठीक है, मिनिमम वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, हम एक डिटर्मिनेंट मान के चलते हैं। देखो ए इज इक्वल टू, ए एक डिटर्मिनेंट लिया मैंने, ए इज इक्वल टू इसी तरीके से मानना पड़ेगा हमें पहले, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, तो अभी इसमें फिलहाल अभी तो मेरे को कोई ट्रिक दिखने नहीं, तो हम ऐसे करते हैं, रो ऑपरेशन लगा के ना इस इन दोनों एलिमेंट को जीरो बना के देखते हैं। ठीक है, तो जीरो कैसे बनेगा, ये इसमें से इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स ऑपरेशन क्या लगेगा, ऑपरेशन ये लगेगा, देखो C2 है ना, कॉलम 2 टेंस टू कॉलम 2 माइनस इसको A12 बनाने के लिए A11 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, मतलब A12 बाई A11 ऑफ C1 ऐसे होगा। C1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो A11 से A11 कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो बन जाएगा। उसी तरीके से C3 में भी ऑपरेशन लगेगा, C3 माइनस A13 बाई A11 C1, ये तो ये डिटरमिनेंट ऐसे बन जाएगा। देखो इसी से इसका सॉल्यूशन निकल पाएगा, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो A11 A21 A31 यहाँ पे तो बन जाएगा जीरो, यहाँ पे मतलब ना इसकी जगह पे जीरो आ जाएगा, लेकिन ये एलिमेंट चेंज हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा, देखो इसकी जगह पे ऐसा जाएगा A22 माइनस इसका कितना टाइम सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, ये तो मतलब ये आ जाएगा ऐसे A12 बाई A11 इंटू A21 ऐसा आएगा। यहाँ पर इसके नीचे क्या आएगा,
3 2 माइनस A12 बाई A11 इंटू A31, ऐसा आएगा। थर्ड रो में भी ऐसे आएगा, देखो थर्ड कॉलम में, सॉरी थर्ड कॉलम में क्या आएगा, और दूर लिख देता हूँ मैं, 0। ठीक है, पहले तो 0 आ गया, यहाँ पर क्या आएगा, A23 माइनस A13 बाई A11 A21, और A33 माइनस A13 बाई A11 A31, इस टाइप से आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा ना, जब मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट, इसका डिटर्मिनेंट जब मैं एक्सपेंड करूंगा रो वन के लॉन्ग, क्योंकि ये दोनों तो जीरो हो गए, सिर्फ क्या होगा, ये इंटू ये माइनस ये इंटू यही तो आएगा, और साथ में ये A11 प्रोडक्ट में होगा। दैट मीन्स क्या होगा, देखो अब मुझे कैलकुलेट करना नहीं है, तो मुझे बस अब हमें इसके आगे देखना है, डिटर्मिनेंट ए विल बी इक्वल टू, देखो A11 आएगा इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये टर्म, इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा, इसको बीटा। ठीक है, इसको मैं थोड़ी तरीके लिए अल्फा मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, इसको मान लेते हैं गामा, और इसको मान लेते हैं डेल्टा। तो क्या आएगा, A11 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, विद इन ब्रैकेट अल्फा इंटू डेल्टा माइनस बीटा इंटू गामा, यही तो आएगा। अच्छा, अब देखो इसके अंदर चाहे कुछ भी आए, देखो हम चाहते हैं कि इस फंक्शन, इसकी वैल्यू हमें मिनिमाइज करनी है, तो मिनिमम हम कर चाहेंगे, जब पहले तो हमें नेगेटिव नंबर चाहिए होगा, मिनिमम कितना आ सकता है। तो क्योंकि ये जो A11 A12 है, ये सिर्फ वन और माइनस वन यही हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नंबर नहीं आ सकते इसमें ना, वन और माइनस वन ही हो सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे माइनस वन रहे, ताकि यहाँ बाहर माइनस वन रहे, अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू आए, बड़ी वैल्यू आए, है ना। ये जो प्रोडक्ट है अंदर, इसको हम बड़ा करें, जितना बड़ा हो सकता है, और बाहर से माइनस वन लगा दे तो अपने आप सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस वन लगा देता हूँ, माइनस वन करा, अब अंदर। अब मुझे ये देखना है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ सकती है, अल्फा इंटू बीटा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ सकती है इस प्रोडक्ट की। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कैसे है कि देखो, ये ज्यादा हो और ये लीस्ट हो, तो मैक्सिमम मतलब ये सबसे ज्यादा होना चाहिए, ये सबसे कम होना चाहिए, यही तो मतलब होगा। जब इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज कब हो पाएगा ये, कि जब इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो, इसकी वैल्यू सबसे कम हो, सब्ट्रैक्शन करके सबसे कम वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू तभी आ पाएगी, है ना। तो अल्फा इंटू डेल्टा को मुझे मैक्सिमाइज करना है। अब मुझे देखता हूँ कि अल्फा इंटू डेल्टा मैक्सिमम कब आएगा। देखो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ सकती है, और इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम कितनी आ सकती है, इसकी वैल्यू भी वन हो, A11, क्योंकि एक नंबर है, ये सब के सब वन और माइनस वन ही हो सकते हैं बस। ठीक है, इसकी वैल्यू वन हो और इसकी वैल्यू माइनस वन हो, तो वन में से माइनस वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टू, इसकी अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू टू आ सकती है। समझ रहे हो, ये जो पूरा का पूरा टर्म है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू टू आ सकती है, टू से ज्यादा नहीं आ सकती। टू टू भी तब आएगी, कब आएगी, जब इसकी वैल्यू वन हो और इसकी वैल्यू माइनस टाइम्स माइनस वन हो, इस टाइप से हो। ठीक है, माइनस वन हो, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू वन रख देंगे, इसकी भी वन रख देंगे, इसकी वन और इसकी माइनस वन, इस टाइप से। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ सकती है, टू आ सकती है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ सकती है, मैक्सिमम टू। उसी तरीके से इसकी वैल्यू मैक्सिमम टू आ सकती है ना। तो इसकी वैल्यू टू इंटू टू माइनस, अब मुझे इसकी वैल्यू मिनिमम सोचनी है। देखो अगर मैं नेगेटिव में लूंगा नंबर, इन दोनों की वैल्यू नेगेटिव में लूंगा, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में यहाँ क्योंकि माइनस आ जाएगा, इन दोनों में से एक भी जगह अगर माइनस होगा तो ये प्लस कर देगा इसको, है ना। तब ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, तभी तो पाएगा। तो हमें इनमें से एक वैल्यू तो नेगेटिव में चाहिए, एक वैल्यू नेगेटिव में चाहिए, मतलब ना एक वैल्यू चाहिए नेगेटिव में और एक पॉजिटिव चाहिए। तो नेगेटिव में इसकी वैल्यू मैं चाहता हूँ, इसकी वैल्यू माइनस टू आए और इसकी वैल्यू टू आए, माइनस टू आ सकती है, इसकी वैल्यू माइनस वन ले लो, इसकी वैल्यू माइनस वन ले लो, है ना। तो इसकी एक की वैल्यू माइनस टू आए, एक की वैल्यू टू आए, तो मैं मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, मतलब माइनस टू और टू, ये इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती इसकी वैल्यू। तो माइनस वन, टू टू जब फोर, और ये प्लस फोर, तो कितना आ गया, -8। तो -8 इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है। If a diagonal matrix of order 3 by 3 is commutative with every square matrix of order 3 by 3, then the and under multiplication and trace of a equal to 12। अभी हमने पीछे थ्योरम पढ़ी थी पिछले लेक्चर में कि इफ अ डायगोनल मैट्रिक्स कम्यूट विद एवरी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये थी थ्योरम ना, इफ अ डायगोनल मैट्रिक्स कम्यूट with every matrix, then it is necessarily a scalar matrix। वो क्या होगी, एक स्केलर मैट्रिक्स होगी।
ठीक है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर की, कम्यूट विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या होगा, ए एक 3 by 3 ऑर्डर की स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, मतलब ए जीरो 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 ए जीरो, डायगोनल एलिमेंट इक्वल होता है, ठीक है, सेम होता है डायगोनल एलिमेंट। एंड और इसमें लिखा है कि ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू कम्यूट विद एवरी मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रेस ऑफ इट, इसका ट्रेस क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए प्लस ए, यही तो होगा इस मैट्रिक्स का ट्रेस। ये कितना हो गया 3a, और ये हमें दे देगा कि ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 12 है। इसका मतलब क्या होगा, 3a इज इक्वल टू 12 हो गया, और a की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है 4 आ गई। और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, ए क्यूब, दैट मीन्स कितना आ गया 4 का क्यूब विच इज इक्वल टू 64। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब देखो a इज इक्वल टू लिखा है, ये मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। तो देन वैल्यू ऑफ इसका निकालने, a इनवर्स प्लस a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, हम वहाँ से देख लेते हैं पहले। प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, सॉरी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए तो मैट्रिक्स ये है, इसका डिटरमिनेंट तो हमने नहीं निकाला ना, कोई बात नहीं, हम निकाल देते हैं। देखो डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट इसका अगर मैं दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लूँगा ना, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये इसकी पावर कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये मैट्रिक्स की जब भी डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो इसकी पावर और n हो जाएगी, है ना, पावर n। तो मतलब ये इतना ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1 तो पहले से था, है ना। अब इसकी पावर और कितना हो जाएगा, इसकी पावर n हो जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये कितना आ जाएगा, देखो डिटरमिनेंट ए टू दी पावर n इंटू n-1 है, और यहाँ पे एक और डिटरमिनेंट ए, तो पावर ऐड हो जाएंगी। डिटरमिनेंट ऑफ ए n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, n इंटू n-1 प्लस 1, ये हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है यही होगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं करा, ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखते हैं हम कि ये अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मतलब ये सही है, सब सही करा हमने इसमें। तो इसको हम साइड में रखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ए, पहली बात तो ए क्या है, एक ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखो ये सेम 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 सब कुछ सेम आ रहा है, तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड ए, अगर मैं देखो ये ना, ये एक्चुअल में वाले मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, कौन सी मैट्रिक्स होती है, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स ए, नहीं इन्वॉल्यूटरी नहीं है ये, ये है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देखो ये वो वाली होती है ना, साइन थीटा कॉस थीटा टाइप की टर्म में। चलो ठीक है, ये हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं कि ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या आता है, ठीक है। ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो हमने क्या देखो, √2 1 0 1 -2 0 0 0 √3, इसको इसी से मल्टी, क्योंकि इसका ट्रांसपोज भी यही आ रहा है, तो देखो √2 1 0 1 -2 0 0 0 √3, इसको वो भी नहीं है एक्चुअली में ये, चलो ठीक है मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखो √2 हो गया प्लस 1 3 हो गया 0, इसको करेंगे √2 माइनस √2 0 0, ये आएगा 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये 3 आ जाएगा, ये 0 0 0 3, इसका मतलब आएगा 3 कॉमन ले लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच जाएगी। तो इससे हमें एक हमें पॉइंट मिल गया कि ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है दैट इज इक्वल टू 3i के इक्वल है, ठीक है। ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 3i, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 3i। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज बाई 3
इज इक्वल टू आई। तो इसका मतलब हो गया, इससे हम ये कंप्लाई इम्प्लाई कर सकते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बाई थ्री, ये हो रहा है। ठीक है, ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज बाई थ्री। इससे हमने ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास। अब हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो यहाँ पर है, देखो। अब इसका डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा एक बार, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे, √2 √6 -0 -1 √3 -0। तो ये क्या आ गया, √2 इंटू √6, ये बन गया √12 -√3। √12 को हम लिख देंगे 4 इंटू थ्री, मतलब 2√3 माइनस, तो ये √3 आ जाएगा। √3 आ रहा है, एक बार कैलकुलेशन देख लेता हूँ। ये मतलब इसको लिख देंगे 4 इंटू 3, 4 जब रूट से बाहर आएगा तो 2√3 माइनस रूट, तो √3, ए का डिटर्मिनेंट आ गया √3। ठीक है, अब जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है उसको देखते हैं उसमें। तो अब हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन लगभग आ गई है। एन यहाँ पे 3 है, मुझे लगता है कि ये हमने तो गलत लिखा हुआ है, ये चीज़ ना पीछे एक बार दोबारा जाना पड़ेगा। ये ना मुझे लग रहा है कि ये शायद ये गलत लिख दिया यहाँ पे ना, ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे 2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे ना तो देख लेंगे कि यहाँ पे ना 2 होता है एक्चुअली में, n-2 इंटू ए। तो उसकी वजह से क्या आएगा कि यहाँ पर अगर 2 लिखेंगे ना, क्योंकि मैं सोच रहा कि ऐसा कैसे आ रहा है फॉर्मूला ना, ऐसा तो होता ही नहीं है, मतलब n-1 का होल स्क्वायर आता है वहाँ पे, तो यहाँ पर 2 आएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू एन माइनस, यहाँ पर 1 के बजाय 2 आएगा, 2 आएगा। और ये आ जाएगा आपका, मतलब जब करेंगे तो आ जाएगा n² -2n, अब प्लस इसका एक पावर इसकी n। तो अब ठीक है, ये डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 का होल स्क्वायर, ये ठीक है, क्योंकि वो गड़बड़ इसीलिए हुआ, मे भी हो सकता है वो लिखते हुए, क्योंकि मैंने इसको प्रूफ कराने में यहाँ पे छोड़ दिया। अगर मैं करता इसको पूरा सॉल्व करता तो वो पता चल जाता मैं कि यहाँ पे गलती है, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मतलब ये आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, इसको सॉल्व करके देख लेंगे सब लोग। ठीक है, तो ये है 2, उसकी वजह से यहाँ पे ये एक्सप्रेशन n-1 का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हम वही, चलो यहाँ पे हम ऐसा ना करें, ये 2 है, दिस इज ऑल्सो 2, एंड दिस इज n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ठीक है, तो अब हम जो चीज़ कैलकुलेट करनी है, देखो ये इतना लंबा क्वेश्चन है नहीं, वो कभी समझाते हुए इतना लंबा हो गया ना। तो हमें जो सॉल्व करना था वो था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमें पता है कि ए इनवर्स अभी हमने निकाला ए ट्रांसपोज बाई 3 है, तो ए ट्रांसपोज बाई 3 प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन, ये है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, इसका होता है डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन, एन का मतलब यहाँ पे 3 है, तो 3-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखो ये 2/3 आ जाएगा, तो 2/3 जब डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा ना, ये मतलब ऊपर बन गया, देखो 2/3 ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट के बराबर ही होता है, तो ए 3-1 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, तो 2/3 जब डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो 2/3 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होता है, यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 4। तो नीचे आ जाएगा, देखो ये बन जाएगा 2/3 का क्यूब इंटू 1 डिटर्मिनेंट ए का क्यूब, डिटर्मिनेंट ए का क्यूब। तो आ जाएगा देखो 2/3 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट 3 का क्यूब, मतलब है √3 का क्यूब। तो √3 का क्यूब का मतलब है, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, 1 + 1/3, 3, 1 + 3, 4/3 आएगा यहाँ पे, कोई बात नहीं। ये ऐसे ऐसे मिस्टेक्स हो जा रही बार बार। 4/3 आ गया यहाँ पे ना, 1 + 1/3 कितना होता है, 4/3 होता है, नॉट 2/3।
मैंने भी मतलब बहुत एग्जाम्स दिए हैं, तो एग्जाम्स में मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं सब गलतियों की वजह से गलत हो जाते थे। मतलब जितने क्वेश्चन मेरे गलत होते ज़्यादातर, जितने जब मैं एग्जाम देता था, तो ये ऐसी गलतियों की, मैंने टू को थ्री लिख दिया, 1+1/3 को 4/3 लिख दिया, सॉल्व सही करा, आंसर टिक टिक कर दिया। बाद में जब रियलाइज हुआ कि अरे यार ये तो ऐसी गलती की वजह से, तो मतलब अभी भी मेरी गलतियां सही नहीं हुई हैं सारी ना। कोई बात नहीं, चलो इसको लिखेंगे टू का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा टू का स्क्वायर, तो 2 की पावर 6 बन जाएगा ऊपर। नीचे आ जाएगा 3 का क्यूब, नीचे रूट थ्री का क्यूब का मतलब रूट थ्री रूट थ्री का ये बन जाएगा 3 × √3। ठीक है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और √3 × √3, तो 2 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 4, 3 टू द पावर 5 हो जाएगा, और √3। तो देखते हैं इसमें से कोई आंसर है क्या इसमें। 2 की पावर 6, मुझे लगता है अभी भी मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलती करी है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हुए, या तो देखो कर दिया ना गड़बड़, यहाँ पे -6 था, -√6, तो ये माइनस का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस का, सारा गड़बड़ हो गया, आप लोग सही कर लेना खुद से। ये आ जाएगा माइनस का 2√3 -√3, तो आ जाएगा -3√3। डिटर्मिनेंट यहाँ आ रहा है, बाकी और कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ पर रख देंगे बस, यहाँ पर आके चेंज होगा थोड़ा सा। तो माइनस का कितना है, 3√3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3√3 का क्यूब। तो एक तो माइनस आएगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा अपने आप ही, और 3 का भी क्यूब आएगा यहाँ पे, एक तो यही वाला 3 का क्यूब है, एक और 3 का क्यूब आ जाएगा √3। देखो एक तो 3 का क्यूब है, अब एक रूट, ये नेगेटिव साइन आएगा, 3 का क्यूब आ जाएगा एक और √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3। ठीक है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये बन जाएगा आपका इज इक्वल टू -2 टू द पावर 6 अपॉन 3 की पावर 3 + 3 6, 3 टू द पावर, एक और √3 से जब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो एक और 3 आ जाएगा नीचे, तो 3 + 3 6 7 8, 3 की पावर 8 बन जाएगा, और ऊपर √3 आ जाएगा। तो -2 टू द पावर 6, ये अब बड़ी मुश्किल से इसका सही आंसर आया। ठीक है, मुश्किल से नहीं आया, मतलब गलतियां हो गई हमसे कैलकुलेशन में, इस वजह से गड़बड़ हो गया थोड़ा सा ना। बाकी देखो क्वेश्चन का हमारा जो वो था सॉल्व करने का टेक्निक पूरी सही थी, बस हमने दो छोटी छोटी गलतियां कर दी। एक तो यहीं पे वो पीछे से गलती हो गई, क्योंकि वहाँ पे उसको बोर्ड साइड टाइपिंग में एरर हो गई, और उसी वजह से हमने इसको नज़रअंदाज कर दिया उसको। ठीक है, दूसरा ये था कि यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहाँ पे देखो ऐसे इंटू ऐसे, तो ये माइनस भी था यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का √6 आएगा। ठीक है, तो मैंने उसको यहाँ पे प्लस का √6 कर दिया था, तो इस वजह से वो गड़बड़ हो गया सारा, तो ये डिटरमिनेंट भी कुछ और आया। बाकी देखो अब कैलकुलेशन करनी कैसे हमने, कैलकुलेशन कैसे करी कि हमने ये भी कैलकुलेट रिलेशन निकाल दिया, ए और ए ट्रांसपोज में क्या रिलेशन है, तो इस टाइप से ये करा, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन लगाया, और आंसर इसका आ गया था हमारे पास। ठीक है, तो अब ये भी एक क्वेश्चन है कि कंसिडर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3/3 where AMN इज इक्वल टू आयोटा इफ आई, तो मतलब हम डायरेक्ट में मैट्रिक्स लिख देता हूँ सीधे। ए इज इक्वल टू लिखा है, एम इज इक्वल टू एन पे, यहाँ पर आएगा डायगोनल में आएगा मीन्स आयोटा, और अगर m ग्रेटर देन n है, तो m मतलब रो नंबर जब जैसे जैसे रो नंबर बढ़ता जाएगा तो वहाँ पे ओमेगा आएगा, तो यहाँ पे नीचे ओमेगा आएगा, और जब कॉलम नंबर बढ़ेगा तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आयोटा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एंड आयोटा। ठीक है ना, ऐसे ही है, सही है ये। उसके बाद आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ओमेगा इज द नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा कैसे, ओमेगा होता क्या वो भी मैं बता देता हूँ एक बार, कि जैसे कि होता है ना ओमेगा x³ इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे, अगर हम रियल रूट देखेंगे तो x इक्वल टू 1 ही इसका रूट है, और तो कोई रूट दिखेगा नहीं, है ना। लेकिन क्या है कि क्योंकि क्यूबिक के क्वेश्चन है, इसके 3 रूट होने जरूरी, मतलब 3 ही रूट होंगे, x³ -1 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखेंगे, तो a³ - b³ की आइडेंटिटी लग जाएगी, a - b इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक यहाँ से आगे x इक्वल टू 1, एक इससे आता है x इक्वल टू, जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a, तो ये आ गया x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3 आयोटा/2। तो यही है ओमेगा। ठीक है, ये दो रूट आए हैं, तो x इक्वल टू -1, एक को ओमेगा ले लो, -1 √3 आयोटा/2, और दूसरा क्या है -1 प्लस
√3 आइटा बाई 2। तो ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, किसी इसको भी ले सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, तब ये ओमेगा हो जाएगा। इसको करके भी देख लेना चाहे तो, इसका होल स्क्वायर करके देखना, ये आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, खुद ट्राई करके देख लेना है। तो हम इसको ओमेगा मान लेते हैं, किसी भी एक को मान सकते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर। तो तीन रूट आ गए हमारे पास, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तीन रूट आ गए। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि ये क्यूब रूट है यूनिटी के, तो ओमेगा का क्यूब वन होता है। प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, और जब तीनों रूट को सम करेंगे कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू जीरो होती है। तो यही दोनों प्रॉपर्टी है इसके पास, और कुछ नहीं है, बस ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, वन प्लस तीनों रूट्स का सम, वो यहाँ से भी आ जाता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है। चलो वो सब छोड़ो, यहाँ पे देखो, ये है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब, इसका होल क्यूब करके देखना, होल क्यूब करके देखना वन आएगा, इसका भी होल क्यूब करके देखना, ओमेगा स्क्वायर का भी होल क्यूब करेंगे तभी भी वन आएगा। ठीक है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन लिखा है, और एक चीज़ और लिख लो, ओमेगा स्क्वायर का क्यूब भी वन होगा। ठीक है, इसको प्रॉपरली लिख देता हूँ मैं ढंग से, कि ओमेगा का क्यूब जो है वो वन होता है, और ओमेगा स्क्वायर का क्यूब वो भी वन होगा। तो मतलब ओमेगा स्क्वायर का क्यूब ना ओमेगा की पावर सिक्स हो गया, तो जब ओमेगा क्यूब वन है तो वो अपने आप ही वन हो जाएगा। ठीक है, ये अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, बस इस प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं यूज़ हो सकता है इसमें, इसलिए मैंने लिख दिया। तो तो इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। अब इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया -1। ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा का क्यूब, मैं लिख देता हूँ ओमेगा, पूरा ही लिख देते हैं पहले से, पहले आयोटा स्क्वायर माइनस ओमेगा का क्यूब, माइनस ओमेगा, रो वन के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा आई, ये आएगा, माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब हो गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इंटू ये, तो ये क्या आ गया, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया, माइनस ओमेगा आई, ऐसा हो गया। तो देखो इस आई स्क्वायर -1 हो गया, ठीक है, आई इंटू -1 माइनस ओमेगा क्यूब हो गया वन, माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं हो सकता, चलो ये ओमेगा आई है, माइनस ओमेगा क्यूब वन हो गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आई, ये है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, -1 माइनस का 2 आई आ गए, माइनस देखो ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब हो गया इंटू आई, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू आई, ओमेगा क्यूब जहाँ जहाँ पे वहाँ पे वन आ जाएगा, 2i माइनस का आई, प्लस का ओमेगा स्क्वायर, प्लस का ओमेगा की का पावर 4, उसको लिखेंगे हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ये ओमेगा बन जाएगा, माइनस ओमेगा क्यूब वन होता है आई, तो आई आ गया -4i, अब प्लस देखो ये आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे अभी हमने देखा था कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है, दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, है ना। तो आ जाएगा -4i-1, मतलब वन प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, जीरो होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, -1 हो गया। तो ये आ गया, तो क्या है, -1 -4 आयोटा। अब ऑप्शन में क्या लिखा है, कह रहा है कि इज इक्वल टू ए प्लस आइटा, डिटर्मिनेंट ए बोल रहा है, ए प्लस आइटा बी है, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए और प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी और इसकी वैल्यू ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, तो -5 इसका आंसर। ठीक है, तो ये वही है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए लगभग, बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, तो ये है, इसके बाद हम रैंक वाला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।